अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपका जो वीकेंड है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। बल्कि वीकेंड क्या, आजकल तो सारे दिन ही बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं और हर कोई इस वक्त अपने घर में बैठकर बिस्तर पर बैठकर जो है ना वो इन्जॉय कर रहा होता है। खूब रात को लेट तक जाग रहे होते हैं और फिर लेट तक सुबह सोने की जो आदत है ना वो अपनाई जा चुकी है इन दिनों में, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही हैं और इसमें बच्चे भी घर पर हैं, फिर ऑफिसेज भी कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो घर में खूब इंजॉय किया जा रहा है। इंजॉय करें लेकिन फिर भी थोड़ा इत्तेदाल में रहकर हमें इंजॉय करना चाहिए। अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने साथ टाइम गुजारें। ये ना हो कि आप घर पे हैं लेकिन घर पर होने के बावजूद आप अपने प्यारों के साथ नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन के साथ लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है लेकिन अपने घर वालों के साथ नहीं है। तो ऐसी छुट्टियों का क्या फ़ायदा कि घर होने के बावजूद भी आपका साथ ना हो अपनों के साथ। तो इसलिए कोशिश करें कि उनको भी जो आपसे गिले रहते हैं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इस मौसम को भी इंजॉय करें और साथ ही साथ उस टाइम को भी इंजॉय करें, उस वक्त को इंजॉय करें, उस साथ का जो आपको अपनी फैमिली से मिल रहा होता है उसको इंजॉय करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये वक्त जब गुजर जाएगा ना ये वापस नहीं लौटने वाला है। अभी जो मौसम है और जो विंटर वेकेशन चल रही है इनको खूब इंजॉय करें। बाहर फ़िलहाल जो कह लें कि फॉग की सूरत हाल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी जो है ना वो ज़ीरो है बाहर। तो इसलिए जो बाहर का रुख करें, सफ़र करें तो बहुत बहुत एहतियात के साथ ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और कुछ हमने एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है और वो भी बच्चों के हवाले से कि बच्चे इस वक्त घर हैं और उन्हें ऐसी कोई एक्टिविटी चाहिए जिसमें वो मशगूल रहें, जिसमें वो बिज़ी रहेंगे तो जनाब आप लोग भी जो है ना वो सही रहेंगे। पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं जी घर में बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, तो बच्चों को किस एक्टिविटी में जो है ना इन्वॉल्व करें। बाहर जाके वो खेल कूद नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर स्मॉग बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो ये मौसम इस तरह का है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडोर ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, फिर एक्सरसाइज भी आप बच्चों को करा सकते हैं। एक उनकी एक्टिविटी हो जाएगी, दूसरा वो सेहतमंद रहेंगे। जो चीज़ें जिस तरह बच्चों को आदत पड़ जाएगी जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उन्होंने कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको करना है। तो उस पर आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर फिटनेस क्यों ज़रूरी है और किस एज से बच्चों को हमें एक्सरसाइज की तरफ लगा देना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और चूँकि बच्चे आजकल घर पर हैं तो उनको घर पर रहते हुए हम आज एक्सरसाइज बताएंगे कि वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उस पर बात करने के लिए फ़िटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, रहमान अब्बास है, हमारे साथ ही होते हैं, आप लोग भी देख रहे होते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स हमें बता रहे होते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उनसे बात करते हैं। रहमान आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है रहमान? आजकल बच्चों का हाँ आज बच्चों के वाले से हमने बात करनी है, उनका भी फिटनेस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है और आजकल घर पे भी हैं बच्चे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता माँ बाप को कि अब बच्चों को हम किस तरह इंटरटेन करें, बाहर किस तरह लेकर जाएं, रोज़ भी नहीं जा सकते हैं बाहर, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम भी इस तरह का है, तो घर में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज से बेहतर और कोई है भी नहीं। एक तो वो हेल्दी भी रहेंगे, दूसरा उनको ज़रा आदत भी पड़ जाएगी कि उन्होंने अपने आप का ख्याल रखना है। तो बच्चों के लिए फिटनेस ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है और कब से ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों? देखिए मेरी बात सुनिए कि जैसे ही बच्चा संभलता है या एक्टिव वॉक करना शुरू कर देता है, मैं समझता हूँ कि तभी से पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी डिज़ाइन करें, ठीक है, प्लस उसकी डाइट जो है वो डिज़ाइन करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ, आप एक बिल्डिंग, एक प्लाजा बिल्डअप करते हो, एम्पायर बिल्ड करते हो, तो उसके एक एक बेस, एक एक कॉर्नर को आप देखते हो। तो सेम लाइक योर चाइल्ड,
आपने देखिए आपके आने वाले फ्यूचर को, आपके एम्पायर को, आपको बाकी चीज़ों को लेके उसने चलना है। और बहुत सी उम्मीदें भी होती हैं कि मेरा बेटा या बेटी ये पार्ट प्ले करे या इस तरह इस फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो। तो अभी से उसकी बेस रखना आप शुरू कर दो। मोस्टली पीपल इग्नोर कि उन्हें यहाँ तो सेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो इन चीज़ों को नहीं देखते। अगर ठीक है बच्चा पल रहा है, ठीक है खाना खा रहा है, ठीक है सारा कुछ, नहीं अभी से आप उसकी बेस सेट करोगे तब जाके वो 18-19 में जाके प्रॉपरली एक बिल्डअप हो जाएगा। आप इंटरनेशनली देख ले बहुत से ऐसे कंट्रीज में कि वो बच्चों को टीन एज से नीचे भी आप मैं चला जाऊँ अंडर 10 जो है बच्चों को बिल्ड करना, चाहे चाइना आप ले लो, जापानीज आप ले लो, डिफरेंट और कंट्रीज आप ले लो, कि वो बच्चों की परवरिश ऐसी वो करते हैं कि वो आने वाले वक्त में एक वो लीडर बनते हैं। चले जी, एक और गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जिस तरह मैं बात करी थी कि एक्सरसाइज तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे कि किस तरह की करनी है, लेकिन उससे पहले गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करा देते हैं कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए बच्चों की ग्रोइंग एज के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना अली है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, आज हम बच्चों के वाले से बात कर रहे हैं कि उनका फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर अगर उन्हें फिट रहना है, सेहतमंद रहना है, तो एक्टिविटी के साथ साथ उनकी डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ग्रोइंग एज में ख़ासतौर पर हमारा होता है कि अच्छा बच्चा बड़ा हो रहा है ना, जब थोड़ा सा सेंसिबल होगा तो खुद ही खा लेगा या हम लोग इसको सही हो जाएगा, लेकिन बचपन से ही उसकी आदत हमें मेंटेन करनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है? बिल्कुल मुनीबा, फिटनेस जो है ना बच्चों में स्पेशली, वो जब आप फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ डाइट का इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी हो, वो आउटडोर प्ले करे, एक्टिव रहे, लेकिन अगर उसकी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। और उसके लिए बच्चों की डाइट की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि उनकी डाइट मुतवाज़िन होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड्स उनकी डाइट में होने चाहिए। जैसे एक दिन में उनकी प्लेट में अंडा भी हो, वो रोटी भी खा रहे हों, वो फल भी खा रहे हों, सब्जियां भी खा रहे हों। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ उनको रोज़ की बुनियाद पे दे रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी डाइट में वैरायटी लाएंगे तो दैट मीन्स खाली वो डाइट में वैरायटी नहीं है, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें भी वैरायटी है। उनको कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल रही है, उनको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, आयरन, कैल्शियम, हर चीज़। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फ्यूचर में फिर डेफिशिएंसी होने का चांस होता है। और ग्रोइंग एज जो होती है ख़ासतौर पे, स्पेशली आपने जैसे कहा कि हम अगर कहते हैं कि बच्चे बड़े होंगे खुद ही खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बच्चे आपको देखते हैं, जो आप खाएंगे, आप जैसे रोल मॉडल उनके लिए बनेंगे, वही चीज़ वो चीज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चों की हैबिट जो है वो बचपन से ही डेवलप करनी होती है, उनके टेस्ट बड्स डेवलप करने होते हैं। वरना अगर बचपन में वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो बड़े होके वो बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत जिद्दी हो जाते हैं फिर वो, क्योंकि उनकी हैबिट ही नहीं होती है। डॉक्टर आमना ने तो डाइट बता दी है कि अंडर 10 या 10 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए इस मौसम की मुनासबत से किस तरह की डाइट होनी चाहिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके मसल्स के लिए। अब रहमान की तरफ चलते हैं तो उनसे उनके लिए जो एक्सरसाइज है वो जान लेते हैं। जी रहमान। ओके, आ जाए। अब एक्सरसाइजेज जो हैं मैं उनके लिए स्पेशली बताता हूँ 2-3 एक्सरसाइजेज कि जो वो स्पेशली डेली बेसिस पे करें, मसल स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइजेज एक रिदम में, लेकिन आधा घंटा पहले प्री वर्कआउट फूड या एनर्जी ऐसा सोर्स लिया हो, देन आप उसको वर्कआउट करवाएं। ये नहीं कि वो खाली पेट है तो उसके लिए फिर मसल जो है अंडर प्रेशर हो जाएंगे और इतना वो अच्छा फील नहीं करेगी। सो एक रिदम के साथ एक सर्कल में हाथों को इस तरह मूवमेंट में लेके जाना है और पाँव की भी रिदम को आपने इस तरह मेंटेन आपने करना है। 10 to 15 रैप्स। मैं स्पेशली चाहूँगा कि उनके जो फादर हैं वो उनके पास रहे, ताकि ट्रेनिंग करवाते वो फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो करती रहे। जब वो सीख जाए तो वो सेपरेटली वो कर सकती है। ओके 15 रैप्स और इसके आपने 3 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट मूव 1 फुट फॉरवर्ड। अब इसकी पोजीशन को आपने कितना करना है, शोल्डर लेवल जितना है उसमें राइट पोजीशन को आप बैक फुट फिक्स कर लिया, हाथों को आपने स्ट्रेट, देन रिदम के साथ। ये बच्चों के लिए इजी मूवमेंट है, फुल मोबिलिटी, बोन स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। 10 ईच
आपने करना है। देन आपने साइड चेंज, अगेन पोजीशन थोड़ी सी तिरछी, हाथों को स्ट्रेट एंड स्टिफ। नाउ मूवमेंट 1 2 3 4 5 6। बच्चे लाइक करेंगे इस तरह की मूवमेंट से ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट आपने करना है। हम ये अक्सर बचपन में देखते आए कि वो परेड में भी करते आए हैं। हाथ बिल्कुल सेंटर में, सेकंड जो पोजीशन है स्ट्रेट, इस तरह एक रिदम के साथ आपने एक सर्कल बनाना है। 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट्स। आज तो बच्चे बने हुए हैं, बच्चों को एक्सरसाइज करवानी है। ओके, बच्चों को चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पुशअप्स आपने स्ट्रेंथनिंग में करवानी है। ठीक है। क्लाइंबिंग का तो ऐसा नहीं होगा, ना हाइकिंग का होगा। तो उसमें बेस्ट ये है, बच्चों की पोजीशन के लिए हमने ऑन नीज पोजीशन में फुट क्रॉस, बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं होना। सेम लाइक आई एम अ 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, कि मेरी एज 10 साल है तो मैं ये करने लगा तो मैं इसको कैसे परफॉर्म करूंगा। ओके, बच्चे थोड़े से पहले डरेंगे, लेकिन आपने स्ट्रेट अप एंड डाउन जाना है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है बच्चों के लिए। क्रॉस पोजीशन में डाउन, हाफ तक, स्लोली स्लोली, देन डाउन। वेरी इजी, इसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। पुशअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन घर में स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। अगेन मैं बताता हूँ, 90 डिग्री बॉडी, कोर टाइट, हाथों को शोल्डर लेवल पे, देन स्लोली स्लोली। आज अगर मैं इतना गया हूँ, नेक्स्ट डे मैं और डाउन जाऊँगा। डाउन 1 2 3 4 5। बट इसके साथ आपने प्लैंक, जो स्पेशली बच्चों के लिए है, ठीक है, इसको आप इस तरह कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म में। स्ट्रेट पुशअप्स हमने कर लिए, देन आफ्टर बच्चों को डिफरेंट मूवमेंट्स अच्छी लगती हैं। स्ट्रेट आर्म में आप बच्चों को बोले स्टिफ रहे पोजीशन में, और ये प्लैंक्स का। हाँ, लेकिन आप इस तरह डिफरेंट मूवमेंट्स आपने चेंज करनी है। ठीक है। 10 आगे फॉरवर्ड, देन बैक फॉरवर्ड, ओके, देन बैक पोजीशन में। ठीक अब है। इसी रिदम में जितना वो टाइम बच्चे मेंटेन कर सके। ठीक है। सो इजी एक्सरसाइजेस हैं, बट लास्ट पे आपने क्या करना है, मोबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपने स्पेशली सेम लाइक बेबी पोज, कोबरा पोज करना है। बैक स्ट्रेंथनिंग, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए। लाइंग डाउन, ओके, स्ट्रेट अप। बच्चे तो ये मूवमेंट आराम से कर लेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा करने में हो रहा है एकदम। ओके ओके, नाउ गो कोबरा पोज अप, देन आफ्टर 5 reps slowly back and relax. Child pose. Yeah. Yes. Exactly. ठीक है, So ये आपने करना है। perfect easy exercise के बच्चे कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन आपने टाइम देना है बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स और डाइट का भी। ठीक है, ये आपने ज़रूर ख़ासतौर पर इस तरह की जो है ना वो एक्सरसाइज करानी है। ये तमाम तर चीज़ें जिसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है और डाइट भी आ जाती है, बच्चों के लिए ख़ासतौर पर इस एज में बहुत बहुत ज़रूरी होता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट है, और डॉक्टर आमना अली ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप भी आए और हमें बताया आप दोनों ने कि किस तरह बच्चों की जो ग्रोइंग एज में हमने डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। जनाब, आज के दौर में AI और डिजिटल टूल्स हमारे रोज़मर्रा के रवैये पर गहरे असरात डाल रहे हैं। सोशल मीडिया, चैटबॉट्स और ख़ुदकार ऐप्स ने इंसानी ताल्लुकात और बातचीत के अंदाज़ को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। अब लोग ज़्यादातर ऑनलाइन बातचीत करते दिखाई देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात जो जज्बाती फासले हैं वो पैदा हो रहे हैं। AI की मदद से मालूमात तक फ़ौरी रसाई तो मुमकिन हुई है,
लेकिन इसके साथ सब्र और जो डीप थिंकिंग की जो सलाहियत है ना, वो हमारी कम होती जा रही है। अब इन टूल्स का ज़हनी सेहत पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस आते हैं, डिजिटल मसरूफियात से इंसान के अंदर एक बेचैनी और दबाव बढ़ता जाता है। ताहम जहाँ AI से इंसानी ज़िंदगियों को बहुत से फ़वाइद हासिल हुए हैं, वहीं बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो लिहाजा इन डिजिटल टूल्स का दानिशमंदाना और मुतवाज़न इस्तेमाल कैसे यकीनी बनाया जाए और उनके मनफी असरात को कैसे कम किया जा सकता है। और ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ख़ासतौर पर AI, चैटबोट्स, ChatGPT, ये हमारी जो कह लें कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है, यहाँ पर हमारे साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको किस तरह मुतासर कर रहा है, इस पर आज हमने बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बिस्मा, आज हमने बात करना है ये जो डिजिटल टूल्स हैं, AI हैं, ख़ासतौर पर चैटबॉट्स हैं, ChatGPT है जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये हमारी नफ्सियात को किस तरह मुतासर कर रहे हैं, कैसे हमारे रवैयों को बदल रहे हैं, कैसे हमारी शख्सियात को बदल रहे हैं, और वाकई ऐसा हो रहा है? इट्स अ वेरी गुड टॉपिक मुनीबा, बिकॉज ChatGPT और AI का इस्तेमाल जो है वो हर पर्सन आज कर रहा है। जिसके पास स्मार्टफोन है वो AI और ChatGPT का इस्तेमाल लाजमी करे। और इसमें मैं एक बात ही कहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी तो जैसे लॉटरी निकल गई, उनकी तो मुझे लग गई वो हर वक्त कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको उन्होंने फ़ौरन ChatGPT पे एंटर करना है और उसका जवाब उनको मिल जाना है। इसके फ़ायदे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे किसी भी नई इन्वेंशन के फ़वाइद होते हैं, वहाँ पे साथ साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें पहले, तो ज़ाहिर है, वरना ये नाराज़ हो जाएगा ना कि हम इसकी अच्छी बात नहीं कर रहे। तो ChatGPT या AI का फ़ायदा जो है वो ये कि ये आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा मवाद जो है वो प्रोवाइड कर देता है, आपका टाइम सेव करता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। दूसरा ये कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, वो डिफरेंट ऑप्शंस है वो आपके सामने आते हैं, डिफरेंट आंसर्स आते हैं। अब उनमें से कलेक्टिवली जो चीज़ आपको सूट करती है, जो आपको रीज़नेबल लगती है, उसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं। सो सम हाउ रीज़नेबल जो मटीरियल है उसकी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ती है, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं। अच्छा, नुकसानात इसलिए ज़्यादा हैं कि जहाँ पे ये आपका टाइम सेव करती है फ़ायदे के तौर पे, वहाँ पे आपकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उस पर असर डालती है। वो कैसे? हम जब फैसला करने लगते हैं ना मुनीबा किसी चीज़ के बारे में, तो वी टेक टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, डूज और डोंट्स क्या हैं, फ़ायदे नुकसान क्या हैं, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन। लेकिन ChatGPT या AI जो है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करता है। आपने कोई प्रॉब्लम आई है, आप अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, जस्ट एंटर द क्वेश्चन ऑन द ChatGPT एंड AI, वो आपको जवाब देता है एंड यू आर कन्फाइंड टू इट। आप कहते हो कि यस दिस इज़ फाइन। तो सबसे बड़ा नुकसान मेरी नज़र में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। जब आप अपने दिमाग के, जो अल्लाह ताला ने हमें एक ब्रेन की सूरत में एक नेमत दी है ना, जब आप इसका इस्तेमाल कम करते हैं तो ऑब्वियसली जब मशीन का इस्तेमाल कम किया जाता है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रेन का इस्तेमाल कम करने से उसको रस्ट लग जाएगा या जंग लग जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो वीक होना शुरू हो जाता है। और फिर जहाँ पे एक्चुअली यू डोंट हैव एनी फैसिलिटी अवेलेबल, आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो आप पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़, AI और ChatGPT जो है उसने स्टूडेंट्स को तो बहुत फ़ायदा दिया है, लेकिन टाइम टेम्परेली है, बिकॉज जैसे मैं एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम कोई असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देते हैं, वो फटाफट ChatGPT भी उन्होंने डाउनलोड किया और यू नो कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सबमिशन की। दे डोंट इवन बॉदर टू रीड व्हाट इज़ रिटन इनसाइड। तो आप क्या मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो और वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कैसे अफेक्ट करेगा, आपकी असेसमेंट पे कैसे अफेक्ट करेगा, यू नॉट इवर हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो ये एक नुकसान है इसका। इसके अलावा AI की अगर हम बात करें या डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ हमें लेके जा रही है। हमारा लोगों के साथ हम आहंगी या एक इंटरेक्शन जो है वो बहुत अफेक्ट हो गया है। हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, हम तन्हाई पसंदी का शिकार हो रहे हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन। हम लोग मेरे हाल से इंसानों से हट के चैटबॉट्स की तरफ जा रहे हैं, AI की तरफ जा रहे हैं,
खास तौर पर ज्यादा, मतलब हम अब लोगों से इतनी बात नहीं करते हैं जितना हम इन बॉट से बात कर रहे होते हैं कि हमें कोई मसला हो गया तो हमें लगता है कि इंसानों के पास अब उसका हल नहीं है, अब इन बॉट्स के पास हल है। हमने अब लोगों को दोस्त बनाना बंद कर दिया इन चैट बॉट्स को। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज मैं ये पढ़ भी रही थी कि ये जो AI है, ये डिजिटल टूल्स हैं जितने भी हैं, चैट बॉट्स हो गए, चैट GPT होगा, ये आपको आपके मुताबिक जो है ना वो सुनाएगा, आंसर देगा जो आप चाह रहे हैं। एक इंसान आपका दोस्त होगा, आपका फैमिली मेंबर होगा, वो आपको बताएगा इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं, आप क्या सवाल कर रहे हो, आप इस पर गलती कर सकते हो, आपका ये नुकसान हो सकता है, एग्जैक्टली आप यहाँ पर फायदा होगा आपका। लेकिन जो चैट बॉट है ना, वो आपको वही बताएगा जो आप चाह रहे हो, वो आपको वो नहीं बताएगा जो नुकसान होगा। एक और चीज आपने देखी होगी कि जैसे ही हम आपस में कोई बात करते हैं ना, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो हमारे मोबाइल पे वही रील्स आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, कहते हैं वो ये क्या जादू है। ये जादू नहीं है। दिस मोबाइल विच यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी असेसमेंट टूल फॉर यू। आप क्या थिंकिंग है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सैड रील्स और सैड कंटेंट आना शुरू हो जाएगा और वो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। सो दिस इज अल्टीमेटली अ डिजास्ट्रस थिंग व्हिच वी आर। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज अब हम इतना अटैच होते जा रहे हैं इन टूल्स के साथ, जैसे मैंने बात की कि हम लोगों से इतना अटैच नहीं हो रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं कि ये जो हम चाहते हैं वो हमें वो प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें वो ही जवाब दे रहा होता है जो हम कहीं ना कहीं सुनना चाह रहे होते हैं, क्योंकि इंसान तो नहीं वो देंगे, वो तो दोनों साइड हमें बताएंगे। तो हम इतना अटैच हो गए, तो ये हमारी जिस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ये साइकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको चेंज करता जा रहा है। तो ये आगे तो और ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी इसकी। दो चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ, चाहे मेरे पास क्लाइंट्स आए या स्टूडेंट्स आए या किसी भी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ का जिसको आप अपनी लाइफ में से कम करें। मैं कहती हूँ आप किसी भी चीज़ को हैबिचुअल ना हो जाए उसके लिए, यानी एडिक्शन की तरफ मत जाएं। और दूसरा ये कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी मत क्रिएट करें। अगर हम इसकी बात करें डिजिटल वर्ल्ड की या AI और चैट GPT की, तो हम इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा और हमें इसकी एडिक्शन हो गई भी है। तो इसको कम करने के लिए ऑब्वियसली इफ़ वी आर इंटॉक्सिकेटेड टू इट देन वी हैव टू डिटॉक्स आवरसेल्फ। हमें इससे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें इससे डिटैच करना पड़ेगा। अटैचमेंट का ऑपोजिट इज डिटैचमेंट। सो वी आर अटैच्ड टू इट, वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम इट। वेरी सिंपल, टाइम टेकिंग है, एफर्ट करनी पड़ती है, दिल मारना पड़ता है, लेकिन ये कि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि हम इससे कम इसको यूज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल यूज़ ना करें, इट्स फेवरेबल ऑल्सो, लेकिन इससे डिटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ ह्यूमन एंड नॉट लाइक अ मशीन। और आजकल जिस तरह बच्चे कह रहे होते हैं कि जी हमारा टाइम स्पेन जो है ना वो ब्रेन फॉगिंग हो रही है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के ऊपर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम पढ़ना चाह रहे हैं या हम इससे बचना चाह रहे हैं लेकिन हम बच नहीं पा रहे। वो यही वजह है कि वो इतना ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो गए हुए, इन्फ्यूज हो गया हुआ है, उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया हुआ है कि वो निकलना चाहते भी हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा कह लें कि गुजरा नहीं है, अभी भी उनके ऊपर या उनको हमारी आने वाली नस्ल को बचाया जा सकता है, उनको अवेयर करके कि इस टूल से या ये डिजिटल जो टूल्स हैं, डिजिटल एरा है, इसका हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत बहुत बैलेंस्ड रहकर, ताकि ये हमारी शख्सियत का हिस्सा ना बन जाए। और हम सोशल एनिमल हैं, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा है कि हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। अकेले रहेंगे तो इसके पास हम ज़्यादा रहेंगे, इसलिए लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। तो डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। हम बात कर रहे थे कि AI या डिजिटल टूल्स का इम्पैक्ट क्या होता जा रहा है ह्यूमन बिहेवियर पर। तो डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल जिस मसले का शिकार हर कोई है, पूरा पाकिस्तान है, हर घर में जो है ना वो 3 से 4 फ़र्द जो है ना इस बीमारी का शिकार है और उसका नाम है सुपर फ्लू।
मतलब फ्लू होता है, ये वेदर जब आता है तो हम देखते हैं कि तबीयत ख़राब होती है, बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जो सुपर फ्लू की लहर चल रही है ना, इसने सबको परेशान करके रखा हुआ है कि ये इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि आप 14-15 दिन जो है ना वो बेड रिडन हो जाते हैं, आपसे और कोई काम किया भी नहीं जा रहा होता। हाई ग्रेट फीवर होता है, आपको फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, गला ख़राब है, ये कंडीशन आपकी होना शुरू हो जाती है। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि फ़्लू होता क्यों है और इससे हमने बचना किस तरह का है। अगर आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं तो आप हर्बल चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाशिम खान इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है, हर्बल एक्सपर्ट हैं और सुपर फ्लू के हवाले से हमने आज बात करनी है। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हाशिम, सुपर फ्लू के हवाले से हमने बात करनी है। उस पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हम सारे ये जानना चाहेंगे कि फ्लू होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई अप्रिशिएट दिस टॉपिक एज वेल। एक्चुअली हमने जागना है, हमने जागना है। जब तक हम जागेंगी ना, हम इसी चीज़ में फंसे रहेंगे कि ये है क्या, ठीक है, होता क्यों है, कौन सी दवाई खानी है। दिस इज़ ऑल, हम जो इस गैमिक में फंसे हुए हैं। अपना सिचुएशन इज़ दिस कि हम एक नॉर्मल बंदे की तरह, अब हम वेदर चेंज हो रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम टू द विंटर साइड, ठीक है। हम अपने आप को केयरफुल नहीं रखते, ठीक है। मैंने ऐसे लोग, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो हवाई चप्पल पहन के फिर रहे हैं, वो जी मुझे मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भाई, और वही बंदा फिर फ्लू के लिए ना बेड पे 10 दिन से पड़ा हुआ। अब उस पर ना तो कोई एंटीबैक्टीरियल असर करेगी ना अच्छा, एंटीबैक्टीरियल का तो काम ही नहीं है। मेजोरिटी क्या हो रही है, लोग एंटी बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जबकि एंटी वायरल है, बेसिकली वायरल हो रहा होता है, ठीक है। इसमें सबसे अहम एज ए हर्बलिस्ट, आई एश्योर यू, इसको हम जब तक जागेंगे नहीं ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने अपनी ट्रेडिशन को छोड़ दिया, हमने केयर को छोड़ दिया। तो हम सुबह 9 बजे आते हैं लोगों को जगाने के लिए, ठीक है ना, हम इसीलिए जगा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जागो भाई, सिर्फ जागो लाहौर एंड जागो पाकिस्तान जी। वाह, हमारी अवेयरनेस ये है कि हमें अपने असल ओरिजिन पे वापस आना है। हम वापस ना आए तो फिर हम इसी में फंसे रहेंगे कि आज फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, खांसी ठीक नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप कुछ अरसा पहले याद करें, जब हमारी बूढ़ी अम्माएँ होती थी, उन्होंने अपने टेबल पे ना पानदान रखा हुआ होता था, डू यू रिमेंबर? वो ख़त्म हो गई ट्रेडिशन। वाह, उस पानदान में लौंग भी होती थी, इलायची भी होती थी, और उसमें अपना छालिया भी होती थी, पान होता था। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर आप इनको पढ़ें, आपको पता चलेगा दीज आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओके, ऑल एंटीसेप्टिक। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक। बेसिकली होता क्या, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, हम उसके लिए एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो और मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एंटीबायोटिक की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, एंटी वायरल लो अगर लेना भी, अदरवाइज केयर करो, बॉडी को वार्म करो। सबसे पहले अपने हैंड्स, अपने फुट्स, अपना फोरहेड, इसको वार्म करो, कवर करो। अच्छा, अगर आपको फ्लू हो जाता है जी, आप फ्लू के बेसिकली होना ही नहीं चाहिए, फ्लू होने से पहले वाली ये एहतियात है। आप केयर करें ना, क्यों जा रहे हैं उसमें? आप केयर ही नहीं करते, चप्पल पहन के फिर रहे हैं ठंड में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, या व्हाट इज दिस? आप एक क्वालिफाइड आदमी हैं और आप हेल्थ वर्कर हैं, आप ये कर रहे हैं, तो जब आप ही करेंगे तो दूसरे लोग कैसे केयर करें? ठीक है, बाहर जाना होता है ना, जैसे मर्द हज़रात का एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, बाइक पर जा रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट आपको सर्दी जो लग रही होती है, हवा लग रही होती है, अक्सर मैंने देखा है, हाथ खुले में मोटर बाइक, ग्लव्स पहनो भाई, ठीक है, चेस्ट को कवर करो भाई, फोरहेड को कवर करो भाई, अच्छे सॉक्स पहनो भाई, हैं। और अगर सॉक्स का भी सेंस हो रहा कि मैंने वार्म सॉक्स पहननी है, ना कि मैंने कॉटन की सॉक्स पहन, अब वो पहनेंगे तो और ठंड लगेगी, हमने बेसिक्स पे आना है। अगर बाकी दवाइयों की तरफ जितना मर्जी ट्रीटमेंट, इसकी यही है केयर, ठीक है। हमारे पास सौगात मौजूद है, अल्लाह ने हमारे यहाँ सौगात दी हुई है, जैसे पुदीना है, ठीक है। देखिए, हम इसकी तरफ जाते ही नहीं, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको लीकोराइस व्हाटएवर, हमारी आम रूटीन में ना एक आम सी चीज़ है जिसको मलट्ठी कहते हैं, मुलट्ठी कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। मेरे ट्रायल में जो मैंने रैंडोमाइज ट्रायल अरेंज किए हैं एज ए हर्बलिस्ट, आई हैव गॉट अ मिरेकल रिजल्ट्स मुलट्ठी के। यस, ओके। मलट्ठी, पुदीना, जिंजर जिसको आप अदरक कह रहे हैं, ठीक है, हनी, ठीक है, लेकिन इस सोर्स आप डेवलप करें। अब क्या हो रहा है,
आप ये देखें कि आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा टोटका, भाई वो असर ही नहीं करते। जब भी तो हम भागते हैं जी तो कीजिए हकीम साहब ने बस्ता डॉक्टर से हम लोग असर क्यों नहीं करते? असर इसलिए नहीं करते, हम हाइब्रिड की तरफ चले गए, ब्रायलर की तरफ चले गए। हमने नेचर पे आना। पुदीना जो है उसको जंगली पुदीना, अच्छा ठीक है, जिंजर जो है विदाउट फर्टिलाइज, हम अपने घरों में क्यों नहीं करते भाई? हम हो गए कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में और लापरवाह। चले अब ये बता दें कि अगर ये घर पे अगर लोगों ने नहीं इसको उगाया हुआ, सब्जियां नहीं उगाई हुई हैं, अब ये चीजें कहाँ से लेकर आए? और अब जैसे आप कह रहे हैं जंगली पुदीना चाहिए, हमें दूसरा वाला भी नहीं चाहिए, और हमें अदरक भी वो वाला चाहिए जो जिसमें कोई केमिकल भी यूज ना हो, तो वो कहाँ से मिलेगा? बड़े आराम से मिलेगा, आप कोशिश तो करें। कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को हम इकबाल से भूल गए, हम इकबाल को भूल गए, हम अल्लाह को भूल गए, हम रसूल अल्लाह को भूल। हमें आना है वापस, जागना है हमने। अगर हमने इसी तरह ना जागे हम, तो हम इसी में फंस जाएंगे, और हम मल्टीप्लिकेशन, हम उसमें ना हम फंसते जा रहे हैं। हमारा चेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा डिप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। हम क्या पढ़ गए? हमें जागना है भाई, हमें जागना चाहिए। हम यही जगा रहे हैं कि जाग जाओ भाई। अगर तुम ठीक नहीं होते तो फिर डॉक्टर ठीक करेंगे, खुद ठीक हो जाओ ना। फिर रोते भी हो जी, डॉक्टर पैसे बड़े लेते हैं, क्यों लेते हैं? अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना वो फ्लू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेसिकली सारा का सारा बेस ही इन्फ्लेमेशन है। ओके, ठीक है, उसके लिए आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बॉडी में से क्या करना चाहिए? देखें, वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, वार्म वाटर के साथ आप मलट्ठी इस्तेमाल करें। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इनकी भी साइंटिफिक वैल्यूज हैं। अच्छा, आप हनी इस्तेमाल करें, बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी देसी करें, मैं तो ब्रायलर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास लामहदूद नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं। जैसे एक सफ़ेदा है, सफ़ेदे का दरख्त होता है जी, यूकलिप्टस, उसका जो ऑयल है वन ऑफ द बेस्ट नेबुलाइज करने के लिए रेमेडी है। अच्छा, इन सब चीज़ों से नेबुलाइज करें अपने आप को। आप जो भागे फिरते हैं जी सिंथेटिक और स्टीरॉयड और ये वो, क्यों? ज़रूरत नहीं है, नेचर की तरफ आए। यू आर ए नेचर। आप अगर सिंथेटिक हैं, आप रोबोट हैं, तो फिर तो करें। अल्लाह ने आपको अपनी प्रोडक्ट बनाया, तो आप अल्लाह की चीजें इस्तेमाल करें ना, फायदा लें उसका। जागना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर नहीं जागेंगे कोई रेमेडी काम नहीं आएगी, कोई इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी, और अवेयरनेस नहीं होगी, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे फ्लू के अंदर गला खराब हो जाता है, ये चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, इवन दो कि चेस्ट इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ये यूकलिप्टस ऑयल का स्टीम लें। ठीक है, पुदीना इस्तेमाल करें, मलट्ठी इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद शहद। इनको वैसे ओरली भी इस्तेमाल करें और इनका स्टीम भी लें, और केयर करें। मैं पहले से कह रहा हूँ, केयर करें। और मैंने देखा है हम खुद क्रॉनिक कर रहे होते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने जूते पहनने। हम कहते हैं यार मौसम बड़ा अच्छा, इवन देन के फ्लू शुरू हुआ इन्फ्लेमेशन, तो जब आप कवर ही नहीं करेंगे तो बढ़ेगी, तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन, और फिर नेबुलाइज, और फिर स्टीरॉयड, और फिर सारा वो। अब तो सुपर फ्लू है ना, और बाहर देखें आप, सर्दी भी कितनी ज्यादा पड़ रही है, फॉगी सिचुएशन है, फिर स्मॉग भी है साथ साथ। तो सुपर फ्लू जो है ना वो 10 से 15 दिन आपके लेकर जा रहे हैं। एक नॉर्मल जो फ्लू है वो तो 3 से 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता जो है ना वो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन सुपर फ्लू जो है ना ये 15 दिन 15 से 20 दिन जो है ना वो आपकी कंडीशन को वो खराब कर देता है। तो जब अगर आपको सुपर फ्लू हो गया है, अब आप बेड रिडन हो गए, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, बिकॉज इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए। मिस, सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी में ना इम्यून सिस्टम है। ठीक है, हम इम्यून सिस्टम की परवाही नहीं करते। हमने ये बारहा कहा है, अगर आप 6 लीटर ऑफ एलोवेरा, एलोनॉक्स विच कंटेन्स एलोवेरा, अगर आप साल में एक दफा पी लेते हैं ना 6 लीटर, आपको अगले साल में नज़ला और खांसी भी नहीं होगी, आपकी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। बारहा कहते हैं कि भाई ये अवेलेबल है, इससे आपकी बॉडी के हेड टू टो रिजुविनेशन होती है, आपको इम्यून मॉड्यूलेशन होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इनहेंस होती है, और अब वो नेचुरल है, कोई सिंथेटिक है। आप क्यों नहीं करते? हमने प्रिकॉशनरी मेजर तो करने ही नहीं है ना। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है मिस कि हम प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट नहीं करते। अगर हम वो कर लें, वार्म रखें,
अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, तो हम सुपर फ्लू से बहुत जल्दी, ये सुपर फ्लू जो होता है ये फ्लू से सुपर फ्लू की तरफ जाता है, और इसलिए जाता है कि हम उसमें हम ना रेमेडी, हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते और हमें जल्दबाज बहुत हैं। अच्छा। अगर हमने शहद इस्तेमाल किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो फर्क नहीं पिया, अगर हमने जिंजर इस्तेमाल होया तो बेकार हैगा, वो मैं गया उन्होंने कहा जी ये टोटका इस्तेमाल कर, हम क्या करते हैं एक ही दिन में 3-3 4-4, वो फिर हमें रेजिस्टेंट आना शुरू हो जाता है और हम ठीक नहीं होते। फिर क्या होगा, अल्टीमेट आपने एंटीसेप्ट अपना सिंथेटिक पे जाना है, स्टीरॉयड पे जाना है, बगैर उसके कोई हल सोल्यूशन है नहीं, और फिर बंदा ठीक हो जी डॉक्टर ने ठीक किया जी, हालांकि ठीक तो आपने खुद होना था भाई, डॉक्टर तो बैठे इसीलिए कि आओ हम करते हैं आपको ठीक। पहले तो आपने खुद अवेयरनेस, जागना आपने खुद, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी आपने जागना है। तो ये है कि जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है कि सादी ग़िज़ा खाएं, बैलेंस डाइट लें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, एग्जैक्टली इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इन बीमारियों से, इन सुपर फ्लू से, नज़ला ज़ुकाम से, इस वेदर से जो है ना इसकी सख्ती से बचा जा सके। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लेस्को ने AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स मंसूबे से अचानक से यू टर्न लेते हुए दोबारा स्टैटिक मीटर्स की ख़रीदारी शुरू कर दी है। अब इस फैसले के तहत जो है ना वो 2,25,000 सिंगल फेज मीटर्स ख़रीदे जाएंगे, जिन पर तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च होंगे। अब दिलचस्प अमर ये है कि सिर्फ 2 माह पहले ही स्टैटिक मीटर्स पर पाबंदी लगाकर स्मार्ट मीटर्स अपनाने का ऐलान किया गया था। एक तो ये स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जबकि दूसरी जानिब नए साल की आमद पर साइबर क्राइम में या साइबर ड्राइम में इजाफे के पेश नज़र NCCI ने आवाम को ख़बरदार किया है, जिसके पेश नज़र जाली मुबारकबाद के पैगामात, इनामी ऑफर्स और मुश्तबा लिंक्स के ज़रिए सारिफीन को निशाना बनाया जा रहा है, और सारिफीन के लिए नामालूम लिंक्स पर क्लिक और व्हाट्सएप कोड शेयर करना ख़तरनाक हो सकता है, यह हम सब के लिए। ऐसे में आपने एहतियात करनी है, आगाही और ज़िम्मेदाराना ऑनलाइन रवैया ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, जो हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 2 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कॉन्वर्सेशन लेना है, और इस पर बात करने के लिए फ़हद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, ये जो AMI सिंगल फेज़ स्मार्ट मीटर्स मंसूबा है, पहले स्टैटिक मीटर्स थे, फिर उनको बदल कर इन्होंने कहा जी अब सिंगल फेज जो है ना स्मार्ट मीटर्स आएंगे, AMI स्मार्ट मीटर्स आएंगे। अब दोबारा से इसको बंद करके जो है ना वो स्टैटिक मीटर्स की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल हो चुका है कि तजर्बे किए जा रहे हैं। अच्छा। मुसलसल कभी स्टैटिक मीटर आ जाते हैं, कोई तजर्बे पे अभी तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, ठीक है। अब पहले जो है वो वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से, नेपरा की जानिब से, तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से ये कहा गया कि जनाब 3 फेज मीटर जो हैं ऐसे है वो AMI आने चाहिए। वो स्टैटिक मीटर जो 3 फेज पहले चलते थे वो ख़त्म हो जाने चाहिए, तो वो ख़त्म हो गए। उसके बाद खैर अभी तक जो है वो जो 3 फेज मीटर हैं वो AMI लग रहे हैं, और उसके बाद एक नया प्रोग्राम बना आज से तकरीबन कोई कमोबेश 2.5-3 माह पहले कि जनाब ये जो जितने भी सिंगल फेज मीटर हैं ना इनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। अच्छा, उसकी प्लानिंग कोई भी नहीं थी। अच्छा, प्लानिंग ये होती है कि सबसे पहले बिजली की तकसीमकार कंपनियों को, जो मुतलका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको हिदायत की जाती, वो प्लानिंग करते, प्रोक्योरमेंट करते AMI मीटर खरीदने की। अच्छा, थोड़ा सा ये भी लोगों को बता देना कि जो ऑलरेडी पहले वाले मीटर लगे हुए थे, जिनको सादा जुबान में कह लें कि स्टैटिक मीटर्स हैं, उनमें और AMI मीटर में क्या फ़र्क है? देखिए, वो जो स्टैटिक मीटर थे ना वो उनकी तो वो आपके घरों के बाहर जो रूटीन में लगे हुए हैं वो पुराने मीटर हैं, वो स्टैटिक मीटर थे। वो नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टैटिक मीटर है, ठीक है। जो AMI मीटर थे, सिंगल फेज मीटर, वो थे जदीद ऑटोमेटेड मीटर्स। वो खुद ब खुद उनकी रीडिंग जो है वो सिस्टम से वाबस्ता होती है, और उसमें ज़रूरत ये नहीं पड़ती जो उसकी रीडिंग लेने की। मतलब अभी वाले जो स्टैटिक मीटर्स है उसमें रीडर रीडिंग लेने आता है, हर मोहल्ले में, हर इलाके में वो आता है। और उसमें जो ये मीटर थे, उसका क्या नाम है, AMI,
ये लगने के बाद एक तो इससे जो है वो बिजली चोरी और मीटर रिवर्सल वाला मामला सारा तकरीबन वो ख़त्म हो जाता। अच्छा। जो सूरत हाल थी इस वक्त, तो इसलिए वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से ये फैसला किया गया कि ये मीटर जो हैं ये ख़त्म किए जाएं, स्टैटिक मीटर। बिजली चोरी रुकेगी, ओवर बिलिंग रुकेगी, अंडर बिलिंग रुकेगी, इसकी जगह पे AMI मीटर जो है वो उनकी तनसीब की जाए ताकि ये लिंक डायरेक्टली लेस्को के सिस्टम के साथ हो जाए, इंटरनल सिस्टम के साथ, और जो इनकी रेटिंग जो इन पे चल रही है वो उसका कोई मसला ना हो, उस पर ओवर बिलिंग ना हो सके। अब लेस्को ने 2,25,000 नए मीटर जो है वो स्टैटिक खरीदने की मंजूरी दी है और जो है वो खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, आगे का सिलसिला ये है कि लेस्को की जानिब से AMI मीटर भी खरीदे जा रहे हैं सिंगल फेज। अच्छा, दोनों अब स्टैटिक मीटर्स भी खरीदे जा रहे हैं और AMI मीटर भी खरीदे जा रहे हैं, मतलब दोनों लगेंगे दोनों। अब ये क्लियर जो है ना वो लेस्को के अफसरान भी नहीं है इस मामले में। लेस्को भी मेरे ख्याल से कंफ्यूजन का शिकार है कि हमने करना क्या है। पहले दोनों ही नहीं खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे हैं, तो अब दोनों ही खरीदे जा रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है ये सूरत हाल। लेकिन अभी ये है कि खरीदे जा रहे हैं तो लोगों को अब लगना शुरू हो जाएगा, अब खरीदे जा रहे हैं। अब जो खराब मीटर है ना वो तो तब्दील हो रहे हैं। वो किस तरह तब्दील हो रहे हैं? वो पुराने वाले मीटर जो मैंने आपको बताया जो पड़े हुए हैं लेस्को के पास, वो हेल्दी मीटर थे, अब नए भी खरीदे जा रहे हैं, AMI भी और स्टैटिक मीटर्स भी। तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी डिमांड नोटिसेस हैं, जितने भी अब वो मुकम्मल हो जाएंगे, लोगों को अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब रिलीफ मिलने की का इम्कान है कि अब जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी ये आइडिया नहीं है कि AMI लगेंगे या फिर स्टैटिक लगेंगे, ये अभी इसमें भी इबहाम मौजूद है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1 साल से हर काम में इबहाम है। इबहाम ये लेस्को का जितना भी वो कोई क्लैरिटी नहीं आती है उसके अंदर। अच्छा, अगली NCCI पे जाना चाहूंगी स्टोरी पर। ये जो उन्होंने कहा है कि न्यू ईयर आने वाला है और लोग जो है ना वो सार्फिन जो है जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, खासतौर पर साइबर क्राइम जो है ना उससे बचने के लिए उन्होंने कोई कैंपेन शुरू की है। देखिए, NCCI की तरफ से कैंपेन जो हो रही हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप कैंपेनें हो रही हैं। अच्छा। NCCI की तरफ से भी प्रॉपर जो है वो आगाही मुहिम NCCI की तरफ से नहीं चलाई जा रही। लोग लुट रहे हैं, जो सादा लो शहरी हैं उनको लूटा जा रहा है, जो माफियाज हैं वो सरगर्म हैं, हैकर सरगर्म हैं, मगर जो है वो लोग भी बेबस है इस वक्त कि कुछ उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा ना। अब NCCI क्या कर रही है? NCCI अब क्या कर रही है? NCCI व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो है वो जहाँ जहाँ उनके जानने वाले हैं उनको आगाही दे रही है। प्रॉपर आगाही इस हवाले से कोई नहीं है, मगर अब ये सूरत हाल है कि जो NCCI ने नए साल के हवाले से एक आगाही मुहिम शुरू की है। वो ये उसमें कहा जा रहा है कि आपको लिंक्स आएंगे नए साल की मुबारकबादों के हवाले से, आपको गिफ्ट्स के हवाले से लिंक्स आते हैं जो देखें वो लालच देते हैं ना हैकर्स कि जनाब आप इस लिंक को शेयर करें, इस तो लिंक को क्लिक करें तो आपको इतने पैसे आ जाएंगे, iPhone 7, iPhone 17 Pro Max और ये चीज़ें वो आपको लालच देते हैं हैकर्स। तो जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो फिर वो चीज़ें जो है ना वो आपसे जो है वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। आप अपना ID कार्ड नंबर बताएं, अपना ये बताएं, अपना ये बताएं, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगना। आप उनको जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आप उतना उनके जाल में फंसते जाएंगे, उनके जाल में फंसे जाएंगे। अब वो करते क्या है? सबसे पहले वो आपका व्हाट्सएप हैक करते हैं। व्हाट्सएप हैक करने के बाद जो आपके दीगर तमाम सोशल अकाउंट्स हैं वो हैक करते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैक करते हैं। तो वो फिर जो है वो ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम चल रहा है इस वक्त। आपको मैं बताता हूँ, हर दूसरे बंदे से आप पूछें उसका व्हाट्सएप हैक हुआ होगा। तो NCCI इसके हवाले से कोई कार्रवाइयां भी कर रहा है कि नहीं? NCCI की तरफ से बिल्कुल अभी तक कोई कार्रवाइयां दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, NCCI लाहौर की तरफ से अगर मैं बात करूँ आपको, तो लाहौर की तरफ से तो आपको कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। लोगों की बड़ी तादाद जा रही है एप्लीकेशनें देने कि उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है। व्हाट्सएप हैक के हवाले से NCCI ने एक अच्छा काम ये किया है कि NCCI की तरफ से उसके जो है वो व्हाट्सएप हैक होने के बाद के जो है ना वो SOPs उन्होंने बताए हैं और हिफाजती तदाबीर बताई हैं। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो NCCI के मुताबिक अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, फौरी तौर पर व्हाट्सएप अपना डिलीट करें, उसके बाद री इंस्टॉल करें उसको। आपका जो OTP आएगा वो आपके पास आएगा, ठीक है। जब आपके पास OTP दोबारा आपका नंबर चूंकि सेव होगा, आपके नंबर पे व्हाट्सएप आना है, तो वो जो हैकर है वो उसने जिस नंबर पे व्हाट्सएप किया होगा ना आपका इंस्टॉल, वहां से वो आप लॉग आउट हो जाएंगे फौरी तौर पर। अगर फर्ज करें
उसने जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है। हाँ। होता ही है ना कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देते हैं तो जो है वो व्हाट्सएप दोबारा आपका नहीं होता, वो व्हाट्सएप पे उसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई होती है। उसके बावजूद आपका जो आपको उसने ऑनलाइन दूसरी साइड पे किया हुआ है, यानी कि आपको उसने किया हुआ है लॉगिन किया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपके जो मैसेजेस हैं या आपका डाटा है उस तक एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ से वो लॉग आउट हो जाएगा और वन टाइम OTP जो है वो आपके पास आएगा, वो अपने पास रखे। 7 दिन तक का प्रोसेस होता है अगर उसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया हुआ है तो 7 दिन का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मगर इस दौरानिए में वो आपका व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही है। क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे व्हाट्सएप है वो आपके पास है, OTP आपके पास आएगा, ठीक है, तो उससे वो साइन आउट हो जाएगा। अगर 7 दिन तक आप इस्तेमाल नहीं भी कर सकते तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आप डैमेज नहीं होंगे, आपके मैसेजेस तक वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, वो आपके दोस्तों को मैसेजेस करके पैसे नहीं मांग सकेगा, वो एक्सेस नहीं, आपका डाटा वो महफूज रहेगा। अगर किसी कोई इस चुंगल में फंस जाता है तो वो कंप्लेन किस तरह करे NCCI को? NCCI है कि ऑफिशियल जो है वो उनके जो है यहाँ पे भी उनका ऑफिस है, ऑफिस में भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और NCCI से वैसे भी जो है वो उसका क्या नाम है, ऑनलाइन भी आप रब्ता कर सकते हैं, मगर रब्ता ही कर सकते हैं, एहतियात आपकी अपनी है, एहतियात आपकी अपनी, क्योंकि NCCI से वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा खौफ खा रहे हैं लोग। देखिए NCCI के पास इस वक्त अगर HR की उनकी बात की जाए तो ह्यूमन सोर्स तो ऐसे NCCI के पास ना होने के बराबर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ 60-70 हज़ार एप्लीकेशन ऐसी हैं जिन पे अभी तक जो है वो काम ही नहीं शुरू हुआ, अल्तवा का शिकार हैं। तो इसलिए एहतियात सबसे बेहतर है, पहले एहतियात करनी चाहिए। इन तमाम तर स्कैमर से बचना है। जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब कोई ना कोई चीज़ जो है ना, ख़ासतौर पर पैसों की चीज़ वो लूट ली जाए, तो उनसे आपने ज़रूर जो है ना बचने की कोशिश करनी है। हम तो आपको बताते ही रहते हैं कि जनाब इस तरह करें, ये चीज़ें करें, एहतियात बेहतर है। तो हमारे साथ फ़हद अमीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।